15 अगस्त 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एटक ने सोचा कि जब चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज मजदूरों को निकाल देता है, जब चाहे जो मालिक बाहर कर देता है, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई कानून हासिल करना चाहिए। तो उस टाइम 1947 में एटक ने लड़ाई लड़के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 को हासिल किया, जिसके तहत है कि कोई भी मजदूर कहीं भी काम करता है, अगर कोई भी मालिक निकाल देता है, अगर वो 1 साल काम कर लिया, 240 दिन काम कर लिया, वो परमानेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा आपको एटक के बारे में बता रहा हूँ कि एटक जो एक समूह है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समुद्र। आप सोचते हैं सारे नदी नाले के पानी जब जाता है तो एक समुद्र में जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कहाँ गया, लेकिन जब बरसात आ जाता है तो नदी में पानी आ जाए तो तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, नाले में पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन समुद्र में कितने भी पानी आ जाए बाढ़ नहीं आता, वो सब अंदर अपने सोख लेता है। उसी तरीके एटक जो है एक समुद्र है, जो ये सबको, जितने लोग हैं सबको अपने अंदर समेट के रखा हुआ है, सबको शुरू से 1920 से लेकर के साथ में चल रहा है साथ में। आज एटक जो अखिल भारतीय नौजवान सभा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसका शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर यूनियन दिल्ली की द्वारा। और इस पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मंच पे कामरेड जोगनी आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पहले कामरेड जोगनी, तालीम। अब मैं चाहूँगा ट्रेड यूनियन के नेता जो आपके दिल्ली के अंदर एरिया को संभाल रहे हैं, मजदूरों की अगुवाई कर रहे हैं, मजदूरों के लिए दिन रात काम करते हैं और पुराना तजुर्बा, सबसे बड़ी बात है पुराना तजुर्बा है जिनके पास, जिन्होंने एक क्रांति लाए थे एक कारखाने में, जिससे मजदूरों को बहुत लाभ मिला। कामरेड राममूर्ति जी आए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, जो एटक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका स्वर्ण शताब्दी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, आप सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जो आपने अपना समय निकाल के दूर दूर से आप आए और मजदूरों की आवाज़ बन करके यहाँ बैठे हो। इसमें हम आपको आज शताब्दी दिवस पे आपके लाभ, आपको कैसे लाभ मिलेंगे, आपको मजदूर संगठन क्यों बनाना चाहिए और मजदूर संगठन की क्या उम्मीदें होती हैं, मजदूर संगठन कहाँ पे काम करता है और मजदूरों का शोषण कैसे होता है इन पूंजीवादी सरकारों के ऊपर की तरफ से, इन पूंजीवाद की तरफ से, उसके बारे में एक बताएंगे विश्लेषण करके। और मजदूर संगठन क्यों बनाना चाहिए उस पर भी आपको बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिसकी शताब्दी दिवस पे आप आज आए हैं, स्वर्ण शताब्दी पर, उसके पहले अध्यक्ष एटक के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, अगर मेरे भाई पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, कुछ बहनें पढ़ी लिखी होंगी, तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एटक के पहले अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हमारे इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी दिलाई, इस गुलामी देश को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही इस एटक मजदूर संगठन की, जिन्होंने नौजवान छात्र संगठन के नेता जो शहीद भगत सिंह थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों को बाहर निकाल भगाया। हम उसी जंग संगठन के अपना यूनियन को हमने एप्लीकेशन करा रखा है और उसी का आज जन्म दिवस हम मनाने के लिए आप सभी को यहाँ बुलाया है कि आप लोग आकर के हमारी बातों को सुने। मैं सबसे पहले कामरेड राममूर्ति जी से कहूँगा कि अपने पुराने विचार जो आपने संघर्ष किए हैं उद्योगों में मजदूरों के लिए, और मजदूरों को यूनियन क्यों बनानी चाहिए, मजदूर इस सदस्यता क्यों ले, ये
ये महिलाएं बैठी हैं, इनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन पे अपनी बातें रखें, अपने विचार रखें। कामरेड राममूर्ति जी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, एक आवाज दो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, एक दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, पूंजीपति सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, अरे मोदी सरकार हो बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। धन्यवाद साथी। तमाम उपस्थित साथियों और हमारे मजदूर साथी, आज हम पेटक के 100 साल पूरे होने पर उसकी स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किए हैं और आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित देखकर काफ़ी खुशी हुई है बड़े 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 और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारा संगठन उस समय बना था जब हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी, अंग्रेज शासन कर रहे थे। उस समय मजदूरों की बहुत बुरा हाल था। अंग्रेजों के शासन में मजदूरों का बहुत बुरा हाल था। मजदूरों को 12-12, 16-16 घंटे फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था। मजदूर जब घर आता था तब उसके बच्चे सोए मिलते थे और जब वो चला जाता था तब उसके बच्चे सोए होते थे। कोई जो है टाइम नहीं था, कोई फिक्स टाइम नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद 8 घंटे उनको ड्यूटी का कानून बनाया गया। जब यह संगठन बना 1920 में और आज 2020 है, 100 साल पूरे हो गए। इसलिए आज हम उनकी इस संगठन की स्वर्ण जयंती समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है और उस समय के उनके जो संस्थापक थे लाला लाजपत राय ने इस संगठन की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने मजदूर समस्याओं को रखा कि जो मजदूर की हालत थी उससे जो है अंग्रेजी सरकार को अवगत कराया और उनके लिए कानून बनाने की बात करी। तो ये जो है मजदूरों ने फिर जो है अंग्रेज़ों ने मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी बनाया। उनके लिए कितनी मजदूरी मिलना चाहिए वो तय किया। उनको फंड मिलना चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको साल में 15 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए ताकि जो कारखानों में काम करते हैं और जगह काम करते हैं वो जा कर के 15 दिन साल में अपने बच्चों के साथ रहें और फिर आएँ। समझे? तो इस तरीके का जो कानून बना ये उस समय बना जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था, हमारा देश गुलाम था, हमारे देश में अपनी सरकार नहीं थी। फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमारे देश का संविधान बना, हमारे देश की अपनी सरकार बनी। उस सरकार के सामने तमाम सारे कानून की रूपरेखा जो है रखी गई कि मजदूरों के लिए ये कानून बनना चाहिए। उनको एक फिक्स मजदूरी मिलना चाहिए, छुट्टियां मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, एसआई मिलना चाहिए। ये सारे कानून जो है 44 कानून बनाए गए। मजदूरों के लिए 44 कानून बनाए गए और आज उन कानूनों को संविधान में जब अपना देश जो है आज़ाद हुआ, देश में का संविधान बना
तो उसको कानूनी रूप दिया गया। हम मजदूर लोग इस संगठन के माध्यम से इन कानूनों को जो सरकार ख़त्म करने जा रही है उनको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि ये मजदूरों का जो मजदूर, किसान, छात्र, महिला, ये जितनी भी हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये संगठन जो है रात दिन जो है संघर्ष करता है और धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें करता है। तो इसलिए ये संगठन बहुत ज़रूरी है। बिना संगठन के सरकार किसी की बात, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, किसी की बात नहीं सुनती। जब हम एकता दिखाते हैं, एकता में ही सारा बल होता है, एकता में सारी ताकत होती है। जब हम एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाते हैं तब वो सरकार हमारी बातों को मानती है, नहीं तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। 2010 में लेबर कानून के अंतर्गत लेबर कार्ड बनाने का कानून पास हुआ, लेकिन आज तक अभी तमाम लोगों को पता ही नहीं है कि लेबर कार्ड होता क्या है, उस लेबर कार्ड से फ़ायदे क्या। तो उसे हम लोग जो है जनता में बताते हैं कि आप लेबर कार्ड बनाओगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। जब एक मजदूर जो कोठियों पे काम करता है, सड़क पे काम करता है, रोड पे काम करता है और जहाँ पुल बनता है वहाँ काम करते हैं, जब उनके हित के लिए जो बिहार से, बंगाल से और यूपी से और तमाम देश के कोने कोने से दिल्ली में आते हैं, वो कहीं रोड पे काम करते हैं, कहीं सड़क पे काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग में काम करते हैं, कहीं कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, घर मकान बनता है वहाँ काम करते हैं। तो उनको चोट भी लगती है, उनकी मौत भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उनको सुरक्षा देने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है लेबर कार्ड बनाने के लिए। लेबर कार्ड जब बनता है तो मजदूर जो उसमें कंस्ट्रक्शन में काम करता है उसके बच्चों को पढ़ाई के दौरान वजीफ़ा मिलता है। बीवी को डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसको 30,000 रुपया मिलता है। जब वो बच्चा सयाना हो, बड़ा हो जाता है तो जब उसकी शादी होती है तो लड़की को की शादी में 51,000 मिलता है, लड़के के शादी में 35,000 मिलता है। और इस तरीके की अगर मजदूर की डेथ हो गई, काम करते समय कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसके इलाज के पैसे मिलते हैं, और अगर डेथ हो गया तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 और 1 लाख रुपए उसको अनुदान मिलता है। ये तमाम सुविधाएं लेबर कार्ड में आप लोगों को मिलते हैं। घर मकान बनाने के लिए आपको लोन मिलता है, आप रोज़गार करोगे तो उसके लिए कोई छोटा मोटा धंधा करोगे तो उसके लिए अपना हथियार औजार खरीदने के लिए भी लोन मिलता है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप लोगों को जो मजदूर है उसको अपना लेबर कार्ड बनाना चाहिए, उसका बिल्कुल इंश्योरेंस हो जाता है, उसका बीमा हो जाता है। जब वो उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो उस कार्ड के माध्यम से उसको राहत पहुंचाई जाती है, उसको मदद पहुंचाई जाती है। इसलिए संगठन बहुत ज़रूरी है। बिना संगठन आप फैक्ट्रियों में आपके बच्चे, आपके आदमी काम करते हैं, जब चाहता है मालिक निकाल देता है, जब चाहता है उनके तनख्वाह रोक देता, उनको बोनस नहीं देता, ESI नहीं देता, PF नहीं देता। तो हम संगठन के माध्यम से लड़ करके मालिक के खिलाफ लड़ाई करते हैं और कानून के मुताबिक उनको जो है न्याय दिलवाते हैं। उनका अगर तनख्वाह नहीं मिली तनख्वाह दिलाते हैं, ESI नहीं है तो ESI दिलाते हैं, PF नहीं मिला है तो उसको PF दिलाते हैं। तमाम अगर चोट लग गई है तो उसका इलाज करवाते हैं, तो के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। तो इस तरीके से हम संगठन के जरिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब आप लोग एकजुट होते हो, इकट्ठा होते हो, तो आपकी ताकत जो है वो ताकत से हम उनको ऊपर दबाव बनाते हैं और आप लोगों का जो है
आपको सारी सुविधाएं दिलाते हैं। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। एटक का शताब्दी दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एटक का शताब्दी दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एटक का शताब्दी दिवस जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के शोषण के पर भी बात करूंगा, क्योंकि महिला की गैदरिंग ज़्यादा है। और आपने सबों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बेलदारी का काम करते हैं, उन्होंने अपना अपना दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड भी कराया है। किसी का नहीं हुआ तो वो करवा लेना। ये 1996 एक्ट के तहत कानून है, जिसके तहत आप अपना बेलदारी का, राजमिस्त्री का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और ये शेष का पैसा, कुछ आप लोगों का पैसा जमा होता है। 36,000 करोड़ रुपया जमा है सरकार के पास आप लोगों का। जो भी लॉकडाउन में 10-10 हज़ार रुपये मिला है ना, बहुतों को मिला है, बहुतों का रह गया है। और वो जो दे रहे हैं उसके लिए भी सरकार की जान निकल रही है, और जो हम मांग रहे हैं उनके लिए भी जान निकल रही है। सरकार ऐसे समझ रही है कि मेरा अपना पैसा है। अभी एक मनीष सिसोदिया श्रम मंत्री ने भी वायरल कर दिया अपना वीडियो। फिल्मी अंदाज में गए, मजदूरों के मसीहा बन गए, लेकिन देने के नाम में मसीहा नहीं है। गरीब लोगों को देंगे नहीं। हम संगठन जो काम करते हैं, हम लोगों के लिए भी उन्होंने दुर्व्यवहार, बदतमीजी वाली भाषा बोली, इस्तेमाल किया। औरों के लिए भी इस्तेमाल किया। वो चाहते हैं कि हमसे कोई मांगने वाला ही ना आए। तो ये आप जो मांग रहे हैं, आपकी जो मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं, ये 1996 एक्ट है, कानून है, और 2002 का रूल है दिल्ली सरकार का, जिसके तहत हम आप लोगों के हक और अधिकार का पैसा उन्हों से मांगते हैं, आपको रजिस्टर्ड कराते हैं, लेकिन वो देंगे नहीं। अभी हमारे साथी ने बताया कि तमाम तरह के इंडस्ट्रीज के अंदर भी कानून है। बोनस एक्ट है, आपके पति, आपके भाई काम करते हैं कारखानों में, ESI एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, सॉफ्ट एक्ट है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है, तमाम तरह के कानून हैं। उन सब कानूनों को धज्जियां उड़ा करके सरकार और ये पूंजीपति फैक्ट्री कारखाना मालिक लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। ये तमाम तरह की माता बहनें बैठी हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती है, कारखानों में। इनको मिलता क्या है? 8,000, 6,000, 12,000, जबकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि 14,872 रुपया एक हेल्पर का तनख्वाह है। चाहे वो पानी पिलाने वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो छोटा मोटा कुछ कर रहा हो काम, उसको भी 14,872 रुपया 8 घंटे का मिलना चाहिए। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। कामरेड गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। दिवाली पे आपको 8.5% बोनस मिलना चाहिए जो आपकी सैलरी है। और वो देते क्या है? एक मिठाई का डब्बा दे देते हैं, 100 रुपये का नोट पकड़ा देते हैं, या वो भी नहीं देते हैं। तो कौन मांगेगा? अरे भूख हमें लगेगी तो हम ही मांगेंगे, वो क्यों देगा? आप अपनी तनख्वाह भी छोड़ दो उनके लिए, तो वो भी नहीं देंगे। वो तो नहीं चाहते तनख्वाह भी देना। तो इसलिए जो कारखाना फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो यहाँ आए हैं, और जो वहाँ पे और मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके संगठन को बढ़ाओ, यूनियन की मेंबरशिप लो, और अपने हकों की बात करके उनसे, पूंजीपति लालाओं से अपनी लड़ाई लड़ो कि भाई हम आपके पास 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, हमारा ESI भी बनता है, PF भी बनता है। PF क्यों बनता है? 5 साल 10 साल नौकरी कर लोगे तो कुछ पैसा लाओगे, बिटिया की शादी कर लोगे, मकान बनवा लोगे, खेत का, ज़मीन का काम कर लोगे। लेकिन क्या करोगे? 10 साल बाद वो निकाल देगा, PF है ही नहीं, तो PF भी हमारा बनता है। इस तरह के तमाम तरह के कानून हमारे हक अधिकार हैं जिनका ये शोषण कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने आप को तेज रखना है कि हमें हक, अपना अधिकार कैसे लड़ करके लेंगे सरकार से। आपका जो लेबर कार्ड है, जिनका बन गया है, यूनियन के साथ संपर्क में रहना है। बनने के बाद में संदूक में नहीं रखना है, संदूक में रख के हफ्ते में एक दिन शनि बाजार, वीरवार बाजार जाके गोलगप्पे नहीं खाने हैं, वो तो खाना ही है, लेकिन अपने लेबर कार्ड का भी नज़र रखना है कि मैंने लेबर कार्ड बनवाया है। आप अपनी एक दिहाड़ी पूरी खर्चा करते हो, मेंबरशिप देते हो, उसके अलावा आप मेंबरशिप दे के फिर छोटे मोटे यूनियन के अंदर चंदा भी देते हो,
अपना कीमती समय देते हो, यहाँ आए हो, लेकिन उस लेबर कार्ड का बनवाने का कुछ लाभ मिलेगा तभी तो फायदा है ना। लेकिन उसको संदूक में रख देने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कैसे मिले, उसके अंदर कितने प्रकार के लाभ है। आपके बच्चों की शादी होगी उसका भी पैसा मिलेगा। किसी मजदूर की साधारण मृत्यु भी होती है तो 1,10,000 रुपया मिलता है। 10,000 अंत्योष्टि का शमशान घाट का पैसा होता है। 1 लाख आर्थिक सहायता होती है। बच्चों की, बेटियां की शादी में पैसा, बेटे की शादी में पैसा। उसके अलावा बच्चा जो हायर एजुकेशन पढ़ रहा है उसमें भी पैसा मिलता है। तमाम तरह की सुविधाएं आपके कानून हक अधिकार हैं, लेकिन जरूरत यह है कि हमारे जागरूक होने की। जब तक हम जागरूक ही नहीं होंगे, हम जानेंगे ही नहीं, तो हम कैसे अपने हक अधिकार को मांग सकते। तो इन चीज़ों को भी नज़र में रखना है। और महिला का तो विशेष तौर पे अलग से ही दर्जा इस देश में दिया हुआ है कि ये लड़की है, लड़की तो होनी नहीं चाहिए, हो भी गई तो पढ़नी नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, बाजार में घूमनी नहीं चाहिए, बिना बताए जानी नहीं चाहिए। उसकी भी लड़ाई हमें लड़नी है। जब पढ़ोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे तो जानोगे। इसलिए अपनी अपनी बिटियाओं को, अपनी अपनी पोती, जो आपकी अगर पोती हैं उनको भी, और तमाम तरह की बहन बेटियों को बोलो कि स्कूलों में पढ़ें, शिक्षा को ग्रहण करें। हमारे दिल्ली स्टेट के वरिष्ठ नेता कामरेड विजय कुमार तिवारी जी हमारे बीच में आ गए हैं। कामरेड विजय कुमार तिवारी को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम, कामरेड विजय कुमार तिवारी को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। हमारे भाग्य में लिखा है, हम तो लड़की हैं, हम तो महिला हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा भाई? कोई एग्रीमेंट करा के लाए हो भगवान से? अरे खाना हमें ही बनाना है सुबह शाम। कभी अपने पति को भी बोलो बना के दे, क्यों बने? तो इसलिए अपने कानूनों को, हक अधिकारों को जानो। यह आपके शिक्षा का सवाल है, सवाल उम्र का नहीं है। कोई भी उम्र हो, शिक्षा कभी भी ग्रहण की जा सकती। इसलिए एटक के शताब्दी दिवस पे मैं आपको ये अहम चीज़ें भी बता रहा हूँ कि प्रोग्रामों में आना चाहिए। और हमारे जो कामरेड ने भी आपको बताया कि हम कैसे कैसे अपनी कानूनी चीज़ों को लेकर के जान करके लड़ पाएंगे सरकारों से और पूंजीवाद से। मैं कामरेड विजय कुमार तिवारी जी से कहूँगा कि हमारे ये मजदूर जो आए हैं, गरीब भाई बहन, इनको अपने जो आपने संघर्ष किए हैं उनके बारे में, और ये यूनियन में क्यों जुड़े, सदस्य क्यों बने, और शताब्दी दिवस पे इनको 2 शब्द कहें और इनको संबोधित करें। कामरेड विजय कुमार तिवारी। धन्यवाद कामरेड। हमारे जुझारू नेता विकास शर्मा जी, राम मूर्ति जी और हमारे सभी साथीगण, आज यहाँ पर विकास शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो हमारे एटक यूनियन के शताब्दी दिवस पर आप सबको इकट्ठा करके और आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की है और एटक की पूरी जानकारी आपको दी है। साथियों, अभी इन्होंने जो बताया एटक के बारे में, आप लोग बहुत जानते होंगे। आप एटक से क्यों जुड़े हैं? आपको पता है एटक क्या है? पता है आपको? आप सिर्फ सुनते किस यूनियन से जुड़े? एटक यूनियन। किसके साथ जुड़े हैं? किस यूनियन के साथ? विकास शर्मा जी के यूनियन से। यही आप सुनते होंगे या समझते होंगे। एटक एक बहुत बड़ा समूह है। इसका पूरा जो नाम है AITUC, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। तो एटक का पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मतलब पूरे भारतवर्ष की एक जन समूह को इकट्ठा करके और एटक यूनियन का गठन किया। आज बहुत से यूनियनें हैं, जहां आप जाएंगे उधर ही यूनियन के दफ्तर मिले। जहां जाइए वहीं यूनियन है। कांग्रेस पार्टी का भी यूनियन है, बीजेपी पार्टी का भी यूनियन है, माले का भी है, कई प्रकार के।
लेकिन एटक का एक इतिहास जो है बहुत ही सुनने योग्य है और समझने योग्य है। एटक का जो स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई। 1920 उस टाइम हमारा देश आजाद नहीं था साथी। उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो उस टाइम जब अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो उसमें हुआ कि मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किसानों को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय लाला लाजपत राय जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अभी साथियों ने बताया होगा इस सब चीज पे। लाला लाजपत राय जी ने एक बहुत बड़ी समूह बुलाई, बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई मुंबई शहर के अंदर, और 31 अक्टूबर 1920 में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। और जलसा में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नाम से, एटक इसका शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नाम है, एटक के नाम से एक यूनियन का स्थापना किया गया कि पूरे भारत के मजदूरों को इस एटक के झंडा तले इकट्ठे करके और किसानों को इकट्ठे करके और हमें आज़ादी के प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए, और इसके साथ ही मजदूरों का जो हक है उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। मजदूरों की हड़ताल और लड़ाई आज से नहीं है, 200 पुरानी है। 1857 ईस्वी में शुरू हो गया था ये लड़ाई। मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया था। मई दिवस आप लोग मनाते हैं, लेबर डे मनाते हो ना, मई दिवस 1 मई को क्यों मनाते हो? वो भी मजदूरों ने कुर्बानियाँ दी है अपनी। तार की फैक्ट्री बड़ी बड़ी थी, काम के कोई घंटे नहीं हुआ करते थे। जब मजदूर किसी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में घुस जाए, निकलने का कोई टाइम नहीं होता। वो अपने घर परिवार को नहीं देख पाता था। 4-4 दिन, 5-5 दिन जबरदस्ती उसको बंद करके रखा जाता था, काम करवाया जाता था। तो ये सबकी तैयारी के लिए मजदूरों ने संघर्ष करने की कोशिश की, और तार की बहुत बड़ा शिकागो में, अमेरिका में बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ कई हजार मजदूर काम करते थे। उन्होंने हड़ताल शुरू की कि हमें काम का घंटे निश्चित किया जाए। और उस समय लड़ाई में अंग्रेजों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने मजदूरों पे गोलियां बरसाई। जो ये हमारा आज झंडा लाल है, पता है क्यों है? ये पहले सफ़ेद हुआ करता था जब लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जब मजदूरों पे गोलियां बरसाई तो मजदूरों ने उस सफ़ेद झंडे को जो लेकर के संघर्ष कर रहे थे, उससे उनको खून को रोका गया, दबाया गया। इसलिए ये झंडा बिल्कुल ही लाल हुआ, जब से लाल का प्रतीक बन गया, जब से लाल झंडा का मान्यता बढ़ गई। और साथियों, उस समय से लड़ाइयाँ शुरू हुई। आपके घंटे निश्चित किए गए 8 घंटे। आज आप कहते हो ना 8 घंटे के ज़्यादा हम काम करेंगे तो ओवर टाइम देंगे। क्यों? ये आप मजदूरों की मेहनत है, मजदूरों की कुर्बानियाँ है। तो फिर मैं फिर एटक पे आता हूँ। ये मैं पीछे चला गया था 200 वर्ष पहले। अब एटक की जब स्थापना हुई तो प्रथम प्रेसिडेंट इसके जो है लाला लाजपत राय जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद मजदूरों के लिए काम करना शुरू कर दी यूनियन। उस टाइम कोई भी यूनियन नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एटक की एक स्थापना हुई। और एटक ये नहीं देखता था कि कौन से पार्टी का है। एटक सभी पार्टियों के मजदूरों को लिए लड़ाई शुरू किया, लड़ाई लड़ना शुरू जारी किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी इसके प्रेसिडेंट बने, सुभाष चंद्र बोस भी इसके प्रेसिडेंट बने, बीबी गिरी जी बने, इंद्रजीत गुप्ता जी बने, पीछे जनरल सेक्रेटरी आपके गुरदास गुप्ता जी थे। बहुत ही बड़ी एक कतार है जो नेताओं की, जो ये एटक को चलाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल 31 तारीख को 100 साल हमारा पूरा हो रहा है एटक यूनियन, जो कोई इतनी पुरानी यूनियन आपके बीच में नहीं है।
उसके बाद एटक ने बीड़ा उठाया जब स्थापना हुई कि हम तो आज़ादी के लिए तो लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, देश आज़ाद करने के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों को लेकर के, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ हमें अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सबसे पहले 20 में जब यूनियन की स्थापना हुई तो 1923 में अंग्रेजों से लड़ करके एटक ने एक कानून हासिल की मजदूरों के लिए, जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ये कब कानून बना? 1923 में। ये कानून किस लिए है? हम कहीं काम करते हैं, हमारा उंगली कट गया मशीन में, कोई दुर्घटना हो गई, किसी साथी के साथ कोई मिसबिहेव हो गया, उनके साथ दुर्घटना हो गई, तो एक कानून बनाया कि उनको मुआवजा कंपनी को देना पड़ेगा। ये 1923 में एटक ने लड़के के हासिल की। उसके बाद यूनियन बनी तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, बनना चाहिए, सरकार से लेकर के हासिल करना चाहिए, ताकि हमें जगह जगह इंडस्ट्रीज में पूरे क्षेत्र में हमें यूनियन बनाने का अधिकार मिले। ये पहले किसी को अधिकार नहीं था। फिर एटक ने लड़ाई छेड़ी और 1926 में जाकर के ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को हासिल किया अंग्रेजों से लड़के। 1926 में हासिल किया कि कहीं भी आप यूनियन बना सकते हैं, कहीं भी यूनियन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कहीं भी अपने समूह को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद फिर लड़ाई जारी हुई। 1936 में पेमेंट की बात आई कि मजदूरों का कोई कानून ऐसे लेना चाहिए कि समय से उनको तनख्वाह मिले। होता है ना, कभी मालिक कहते 2 महीने बाद देते थे, कभी 4 महीने बाद देते, लेकिन एटक यूनियन ने मजदूरों के साथ लड़ाई लड़के और 1936 में ये कानून हासिल करवाई, अंग्रेजों से कानून बनवाया कि मजदूरों को 7 से 10 तारीख तक हर एक महीने तनख्वाह मिल जाना चाहिए। अगर जो मालिक नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसका चालान होना चाहिए, उसका सजा होना चाहिए। ये एटक ने हासिल किया। मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा आपको एटक के बारे में बता रहा हूँ कि एटक जो एक समूह है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समुद्र। आप सोचते हैं सारे नदी नाले के पानी जब जाता है तो एक समुद्र में जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कहाँ गया, लेकिन जब बरसात आ जाता है तो नदी में पानी आ जाए तो तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, नाले में पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाता है, लेकिन समुद्र में कितने भी पानी आ जाए बाढ़ नहीं आता, वो सब अंदर अपने सोख लेता है। उसी तरीके एटक जो है एक समुद्र है, जो ये सबको, जितने लोग हैं सबको अपने अंदर समेट के रखा हुआ है, सबको शुरू से 1920 से लेकर के साथ में चल रहा है। साथ 15 अगस्त 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एटक ने सोचा कि जब चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज मजदूरों को निकाल देता है, जब चाहे जो मालिक बाहर कर देता है, इसके लिए भी हमें कोई ना कोई कानून हासिल करना चाहिए। तो उस टाइम 1947 में एटक ने लड़ाई लड़के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 को हासिल किया, जिसके तहत है कि कोई भी मजदूर कहीं भी काम करता है, अगर कोई भी मालिक निकाल देता है, अगर वो 1 साल काम कर लिया, 240 दिन काम कर लिया, वो परमानेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर उसको कोई निकालता है तो उसको अपने अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए केस लगाने का अधिकार होना चाहिए, और वो केस लगाता है तो कानूनन वो लड़ाई लड़के और नौकरी पे वापस जितने दिन बैठा है बेकारी लेके नौकरी पे जा सकता है। वो कानून हासिल किया एटक ने 1947 में। जब 1923 में कंपनसेशन एक्ट हुआ था तो मालिकों के यहाँ कोई भी दुर्घटना होता था तो मजदूरों को लाखों लाख रुपए देने पड़ते थे। तो मालिकों ने कहा भाई ये तो हमारे लिए बड़ा मुसीबत हो रहा है। तो यूनियन ने, एटक ने लड़ाई लड़ी सरकार के लिए कि आप भी कोई ऐसे कानून बनाओ कि मजदूरों का बेनिफिट सरकार द्वारा भी मिले। तो 1948 में जाके ESI का कानून हासिल किया एटक ने लड़ाई लड़ी। 1948 में ये आपका कानून हासिल किया, आपको ESI कार्ड, आज ESI बनता है ना, आप सुनते हो,
हमारा ईएसआई बना है, लाखों रुपए अगर कोई हमारे परिवार का बीमार होता है तो ईएसआई उसका भरपाया करता है। आज ऐसा भी है कि अगर ईएसआई में ट्रीटमेंट नहीं होता, इलाज नहीं होता, तो उसको भेज देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कि आप जाइए, आपका इलाज यहाँ प्राइवेट में होगा। सुपर स्पेशलिटी इलाज आपको ईएसआई के थ्रू मिलता है। ये एटक की देन है। उसके बाद एक कानून फिर हुआ कि फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री वाले हैं बिना लाइसेंस के चलाते थे, मजदूरों का लीव नहीं दे, छुट्टियां नहीं देते थे, कई ऐसे चीजें थी जो नहीं देते थे। तो 1948 में एटक ने लड़के फैक्ट्री एक्ट का कानून बनवाया कि सभी मजदूरों को छुट्टियां देना अनिवार्य होगा, काम करेगा तो पे स्लिप मिलना चाहिए उसको, भर्ती हो रहा है तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए उसको। ये सब फैक्ट्री एक्ट के थ्रू कानून बनाया गया 1948 में। उसके बाद एटक ने सोचा कि मजदूरों की ये तो समस्या चलो कुछ सोल्व हुई, लेकिन कुछ जब मजदूर काम करता है, पैसे लेता है, उसको राशन पानी में ही ख़त्म कर देता। अगर 20,000 भी हम कमाते हैं, 15,000 मिनिमम वेज है, 14,842 रुपये। अगर इतना, अगर कंपनियां तो देती भी नहीं, अगर गलती से कहीं मिल भी गया तो 15,000 में आप दिल्ली में गुजारा कर लेंगे? अगर 4 फैमिली है, घर में 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो क्या 15,000 में आपका गुजारा होगा? नहीं हो। लेकिन ये सरकार ये सो रही है। हम लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, आप भी लड़ते हैं, यहाँ मीटिंग में आए हैं, लेकिन सरकारों के कान पे जू नहीं रही। तो उस टाइम एटक ने सोचा कि मजदूरों का कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो काम करता है उसमें से थोड़ा सा कुछ बचाए और मालिकों को भी उसका कुछ ना कुछ मदद करना है। तो 1952 में सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सोशल सिक्योरिटी के लिए एटक ने पीएफ का कानून बनाया। कब बनाए? 1952 में पीएफ का कानून बना कि जो मजदूर काम करेगा, 20 आदमी जहां भी काम करेंगे वहां पीएफ का सुविधा देना पड़ेगा, और जो तनख्वाह मजदूर को मिलेगा उसके 12% उसके तनख्वाह से कटेंगे और उतना ही मालिक को उसके पीएफ खाता में जमा करा। तो 1952 में एटक की देन है जो मजदूरों के लिए लड़ाई है। 1965 में लड़ाई लड़के एटक ने बोनस का कानून हासिल किया। कब किया? 1965 में बोनस का कानून हासिल किया कि कोई भी मजदूर काम करता है कहीं भी, उसके काम करने से मालिकों को मुनाफा होता है, तो कम से कम 8.33 कम से कम एक तनख्वाह उसको दिवाली के समय देना चाहिए कि वो तनख्वाह के अलावा अपने बच्चों के लिए कपड़े लत्ते और मिठाइयाँ खरीद सके। तो ये 1965 में ये कानून बना। उसके बाद कई ऐसे कानून बने जिसमें, और बाकी यूनियनें आज़ादी के बाद एटक से ही कुछ लोग निकले, अलग उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, यूनियन बना लिया। होता है ना, इस पार्टी से निकल के अलग एक पार्टी बना लिया, वैसे लोग करते गए और आज तमाम यूनियनें आपके बीच में लगी हुई। लेकिन जो समूह है, जो एटक का जो समूह है, इतिहास है 100 साल की, वो बहुत ही आपको शोभनीय है और सबको साथ लेके चलने वाली। आज भी एटक के नेतृत्व में पीछे गुरदास गुप्ता ने 2009 में सभी ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा की कि अगर मजदूर के लिए आपको लड़ना है, मजदूरों के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, तो जितने भी पार्टी वाले ट्रेड यूनियन हैं आप सब इकट्ठे होइए और मजदूरों के लिए एक साथ होकर के लड़ाई लड़िए। उसकी देन है, एटक की देन है, गुरदास गुप्ता जी की देन है कि 2009 से आज तक सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से मिलकर के बहुत से आंदोलन कर रहे हैं। एटक के बारे में मैंने आपको बताया कितने हमने कानून हासिल किए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने इसमें मर गए, कितने आज भी इसमें संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जब से ये आपके मोदी सरकार यहाँ पर आई, जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर आई है, मजदूरों का रोज हत्या समझते हैं ना, रोज हत्या हो रहा है कि मजदूरों के कानून को कैसे हम खत्म कर दिया। अभी हमने तो सोचा था
कि अच्छा आदमी है, आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब आदमी के लिए काम करेगा, मजदूर के लिए काम करेगा, कोई खाने वाला नहीं है, कम से कम दूसरे के बारे में सोचेगा। लेकिन गांव में कहावत कहते हैं कि जिसके पैर में बेवाय ना फाटे वो दूसरे का दर्द क्या समझे। सुना है ना आप लोगों ने कहीं, है? जिसका कोई है ही नहीं वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा कि दूसरे की मजबूरी क्या हो। आज उसने जबरदस्त तरीके से सभी ट्रेड यूनियन के विरोध करने के बाद भी पार्लियामेंट में कानून बहुमत है ना उनका, जो चाहे कर सकते हैं। हम शोर मचा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने मर्जी से कोरोना का बहाना लिया ताकि कोई बाहर नहीं हो सकता, इकट्ठे नहीं हो सकता, केस बन जाएगा, बंद करा देंगे। और उसी बीच में उसने लेके और मजदूरों के खिलाफ जो 44 कानून, जो मैं इतने लाइन से आपको बता रहा, सभी कानून को खत्म करके 4 कानून में बदल, सारे खत्म कर 4 बना दिए। जो 44 कानून हम मजदूरों के हक के थे वो सारे खत्म करके उसने 4 कानून में तब्दील कर दिया। राष्ट्रपति में भी मोहर लगा दी। अब वो उनका सारे जो वो बनते हैं बिल रूल्स बनते हैं वो बन रहे हैं, अप्रैल में वो लागू भी कर देंगे। लेकिन एटक ने और भी यूनियन के साथ मिलकर के हम कोरोना होते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह हम घेराव कर रहे हैं कि ये कानून को हम वापस लो, ये कानून मजदूरों के हित में नहीं। लेकिन वो नहीं सुन रहा, इसलिए सभी यूनियनों ने आने वाले 26 नवंबर को निर्णय लिया है कि पूरे देश का चक्का हम जाम करेंगे। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो दुकान हो, बैंक हो, कुछ भी हो, बीमा हो, सबका हम चक्का जाम करेंगे 26 नवंबर को कि ये मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाया है इसको वापस लें, वरना हम चैन से बैठने वाले नहीं। तो 26 तारीख के लिए आपको तैयार रहना। एटक के लिए हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए 26 तारीख को हमें बिल्कुल तैयार रहना है सर। जहाँ भी लीडरशिप गाइडलाइन देगा, जहाँ भी प्रोग्राम करेगा, जहाँ भी वो हमारी ड्यूटी लगाएगा, हम पूरा उसको ईमानदारी तरीके से निभाएंगे और उसको पूरा करेंगे। अब 4 कानून आप सोचेंगे क्या है, ये भी सोचेंगे आप। हमारा अधिकार है 1926 में मैंने बताया एटक ने लड़के ट्रेड यूनियन एक्ट का कानून हासिल किया। अब अपनी इमारत को बनाने के लिए, अपने इस कानून को बरकरार रखने के लिए 26 तारीख को सभी यूनियनों ने मिल करके पूरे भारत बंद का आह्वान किया है कि ये जो कानून मजदूर के खिलाफ बनाया है इसको वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारे सरकार को नहीं चलने देंगे। आने वाले चुनाव जो है जिसके तुम्हें जैसे पहले हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंका वैसे तुम्हें भी उखाड़ फेंकेंगे, तुम्हें भी कोई पूछने वाला नहीं। ये तो हम कर सकते हैं, वोट की चाबी तो हमारे हाथ में है, ये चाबी तो हम घुमा सकते हैं। आज तुम हमारे खिलाफ कर रहे हो, हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हो, हमारे खिलाफ कानून बदल रहे हो, आने वाले दिन में तुम्हें भी हम वो हाल कर देंगे कि तुम भी जमीन पे नजर आओगे जैसे दूसरी पार्टियां आ रही है, कांग्रेस जैसे आ गई जमीन पे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं एटक के तरफ से आप सभी साथियों को इस स्वर्ण शताब्दी के उपलक्ष्य में धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विकास जी को, राम मूर्ति जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने स्वर्ण शताब्दी के संध्या बेला पर आपको यहाँ पर आमंत्रित किया और एटक के बारे में आपको बताने की इन्होंने कोशिश की। मुझे भी आपके बीच में कुछ शब्द रखने का मौका मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।